तो यकीन माने वीडियो आराम से बैठकर या क्लास में आराम से 10 सवाल बैठकर ऑब्जर्व करना उतना फायदेमंद नहीं है जितना 3 सवाल खुद करना फायदेमंद। देखो बेटे, टीचर तो अनेबलर है, उसने आपको गुड़ सिखाया, काम सिखाया, फिर उसके बाद उसने कहा यार ये करो। मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं होम असाइनमेंट में वो चीज चूं जो सिमिलर मैंने करवा दी। मैंने E7 कराया तो E9 दिया। आप खुद बताएं क्या E9 E7 की बेस पे होता था या नहीं होता? मैंने आपको E10 करवाया तो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया और फिर वहां पर चैप्टर 6 का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी दिया। आप बताएं क्या वो उस नॉलेज से होता था या नहीं होता? सर अब अगर आप खुद नहीं करेंगे फिर बात नहीं बनेगी। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, मदद करना चाहते हैं आपकी, मगर अगर आप ये सोचते हैं कि खुद ही से कुछ हो जाएगा तो सर आपको सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी और आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है हफ्ता डेढ़ हैप्पी न्यू ईयर ही मनाते रहे, बाद की बात देखी जाएगी। तो ये ऐसे नहीं होता और ऐसा नहीं है कि आप कोई टाइम जाया कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल फर्क पड़ता। आप असल में ना जैसे जैसे आप इन हो रहे, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनने पहली बार कैफ देना, हाउ टू अडॉप्ट कैफ। पीआरसी से कैफ में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है और हम कैफ लेवल पर क्या चेंजेस हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम कैफ लेवल में अच्छा परफॉर्म करें। और बहुत से पहलू हैं इसके जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो सीरीज बना दूं, 5-6 छोटे छोटे क्लिप्स हों जिसमें एक एक चीज को एड्रेस किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। जल्दी है। मेरे मुताबिक इसका बेसिक पर्पस ये है कि वो जो पीआरसी से कैफ में आकर पहला झटका लगता है ना फेलियर का, वो असल में इसलिए लगता है कि वो बच्चे को अंदाजा नहीं होता कि क्या हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये बात डिस्कस की है कि यार एक बच्चा है वो कहता है कि सर मैं इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, मुझे अंदाजा नहीं था, मेरा हाथ बहुत थक गया पेपर में, वैसे लिखा नहीं जा रहा। या वो आखिरी 15 दिन जब सीरियस हो गए किताब पढ़ने लगता है तो वो कहता है सर पीआरसी में तो मैंने 15 दिन में पढ़ा था, कवर हो गया था, ये कैफ में नहीं हो रहा। असल में एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो पीआरसी टाइप की कोई चीज होगी और पीआरसी करके 90% बच्चा सबसे पहले
अच्छी बात है। एक सवाल जो फौरी तौर पे सबसे पहले डिस्कस करना है वो है पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 का। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें खास बात ये थी कि दाऊद ने बोरो किया हुआ था 3 मिलियन। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर? 20% इंटरेस्ट। अब उसने कैश में, जैसे ही आपने देखा दाऊद ने कैश में बोरो किया, फौरन आपके ध्यान में आया लोन है, बैंक ने दिया है? नहीं, कैश में दिया है, टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब मसला ये है कि चूंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स हो गया और आपने इसको इनकम ट्रीट कर लिया है, अब इसका इंटरेस्ट निकालने की इंटरेस्ट इनकम में से यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो हो ही नहीं। आप देखें, आप बहैसियत टैक्स वाला आप तो उसको लोन मान ही नहीं रहे, आप तो उसको इनकम मान रहे हैं। तो भाई फिर जब लोन ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट किस चीज? पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से फिर इंटरेस्ट के बैग को हम इग्नोर कर देते हैं। ये इसमें मेन पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन ये बिल्कुल जो E10 आपने किया पेड होता ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? एम्प्लॉयर से लिया है तो एम्प्लॉयर से आपने लिया तो वो तो वैसे ही आपने वो वाला रूल पढ़ा होगा ना चैप्टर 5 में, वो अप्लाई होगा उसको। नो सर, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट एज गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल मुमताज अलवी। The flat was located in posh area of Lahore and its fair market value at the time of gift was 4.5 million. हाँ जी, 4.5 मिलियन। वो कहता है टैक्स ट्रीटमेंट बताइए फ्लैट रिसीव बाय सादिक का। जी भैया, अंकल है, आप एज्यूम करेंगे ये आपका रिलेटिव नहीं है, ये 4.5 मिलियन फेयर मार्केट ये इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ले सर, क्वेश्चन नंबर 3 कराने लगा हूं आपको। निकाल लीजिए, फरहीन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, वो करवाने लगा हूं। जी, जिन स्टूडेंट्स ने यस लिखा है ऑनलाइन में तहरीम है, आतिफ है, हुजैफा है और अनस है, मोहसिन रफीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों ने यस लिखे, इन्होंने काम किया होगा। इनको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने इनका नाम लिया है क्लास में, और आप सबसे भी कहूंगा कि आप सबको भी करना चाहिए। देखिए, अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि बाजू का ऐसा होता है कि लाइव क्लास में समझ आ जाती लेकिन बाद में जब करते हैं तो समझ नहीं आती, तो उसका आसान हल ये है कि आपको समझ नहीं आ रही, आप सवाल अटेम्प्ट करें, उस पर सर खपाएं, उस सवाल पर सर खपाएं ताकि आपको सोचने की आदत पड़े। अगर ना समझ आए तो फिर उसके बाद आपके पास दो option हैं। उसका सोल्यूशन देखें और उससे सीखें। फिर भी ना पता चले तो सर की तस्वीर करके मुझे व्हाट्सएप पे कि सर ना चीज समझ नहीं आ रही, मैं हाजिर हूँ। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि क्या करें। Farheen is a resident filer and has provided the following information pertaining to tax year 2020. She owns a bungalow situated in Multan which was given on rent to Abbas under a rental agreement of 5 years which expired on 31 March 2020. Details of payment received as per the rent agreement is given below. रेंट है 1,75,000 पर मंथ।
सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है 50,000 पर मंथ, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है 2.5 मिलियन। अच्छा जी, 5 साल का एग्रीमेंट था, मुल्तान अब्बास को किराए पर दिया हुआ है, 5 साल का एग्रीमेंट था जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, और ये उसकी डिटेल। रेंटल एग्रीमेंट खत्म होने पर फरहीन ने सिक्योरिटी वापस कर दी और ये बेंगलोर एक नए किराएदार जफर को दे दिया। ये बेंगलोर एक नए किराएदार जफर को दे दिया। Farheen pays 40,000 per month to a security service company which provides security guard at a Bangalore. फरहीन ने 40,000 पर मंथ सिक्योरिटी गार्ड को दिया। सर जी, आपको पता होना चाहिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये एमेनिटी और यूटिलिटी में आएगा, और ये अगर इधर इनकम में आ रहा है तो दूसरे नंबर पर ये किधर आएगा? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वहां ये अदर सोर्स में आना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आना है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आना है, और ये अदर सोर्स में से खर्चा लेस भी होना। She owns a resident plot in Karachi on 8 March 2020. She decided to sell the plot to Marine for rupees 2.2 million and received a deposit of rupees 2,20,000. On 8 June 2020, she forfeited the deposit on the disposal of Marine to purchase the plot. रेजिडेंशियल प्लॉट था उसका कराची में। 1 मार्च 2020 को उसने डिसाइड किया कि वो ये बेच देगा मेरीन को, कितने का? 2.2 मिलियन का, और उसके बाद से उसने डिपॉजिट वसूल किया है कितना? 2,20,000। 1 जून 2020 को she forfeited the deposit on the refusal of Marine to purchase the, सही, forfeited डिपॉजिट है किस साइड में जाएगा? शाबाश। 1 दिसंबर 2017 को she has on monthly rent of rupees 5 सर जी, जो आपने पे किया है वो 2 मिलियन है पोजेशन एक्वायर करने का, और उसने एक ऑफर की है कि 2.4 मिलियन में शरोज ने उसको कहा है कि तुम पोजेशन वेकेट कर दो, किसको उसने कबूल कर लिया, यानी 24 लाख का उसने पोजेशन बेच दी, माइनस 20 लाख की एक्वायर की, 4 लाख रुपए उसकी इनकम में शामिल हो। क्या ये 4 लाख रुपए टैक्स होगा? भैया ये 4 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे और ये 10 सालों में इक्विटी टैक्स होगा सर। फिर उसके बाद आया 1 अक्टूबर 2019 को inherited a factory with plant and machinery from her father and let it out on 1 दिसंबर 2019 at a monthly rent of, जी, इसको विरासत में इसको विरासत में फैक्ट्री मिली थी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी थी, इसने आगे किराए पर दे दी, और किराया कितना है? लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस क्या थे जी? 40,000 रुपए के लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस थे। इसने खास तौर पे बताया नहीं कि ये प्रिपरेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट कौन सा था। यहाँ पर साथ मेंशन होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ, ये थोड़ी सी सवाल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्रिपरेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, ये जो रेंटल एग्रीमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट्री है उसके बाद ऑन 15 नवंबर शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 1,80,000, जबकि 30,000 पे एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। आपको पता है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड? शाबाश।
लो सर। अच्छा, अगर हम गौर करें तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये भी 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 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब वो कहता है कि आप बताइए टोटल इनकम ऑफ फरहीन कितनी होगी। अच्छा, इस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। एक तरफ लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम अदर। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सबसे पहले आ गया रेंट। अच्छा, अब बड़ी ध्यान से हमारा टैक्स ईयर 2020 है। 31 मार्च को एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है जिसके मुताबिक रेंट था 1,75,000। ऐसा ही है। इसके बाद इसने अब्बास से लेके जफर को दे दिया सेम टर्म्स पर, यानी ये भी 1,75 किराया ही दे रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1,75 मल्टीप्लाई बाय 12 है। यस और नो? ये बताइएगा कितना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ गया सिक्योरिटी। सर जी, पुरानी इसको सिक्योरिटी मिली थी 25 लाख रुपए की। कब मिली थी ये नहीं पता, लेकिन 5 साल का एग्रीमेंट खत्म कब हुआ है? 31 मार्च 2020 में। बड़ी ध्यान से, जब खत्म 31 मार्च 2020 में हुआ है तो शुरू कब हुआ होगा? पीछे करता जाता हूं ना, एक एक साल। 19, 18, 17, 16, 15, कह दू 1 अप्रैल 2015 में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ होगा। यस और नो? अब जरा ये देखो, 1 अप्रैल 2015, जिस साल आपने एडवांस वसूल किया उस साल की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यस और नो? होगा ना? तो 2015 में भी होगा। 16, 17, 18, 19, 20 में पैसे वापस कर दिए वो तो शामिल। तो भाई ये 5 साल बन रहा है। इसको ऐसे करेंगे कि 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जी। अब नई सिक्योरिटी कितनी मिली है भैया? नई सिक्योरिटी 25 लाख मिली है। नई सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय 10 माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। ये जो मैं जितनी भी बात कर रहा था ये सब में क्या था? पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा था जिस पर टैक्स लग चुका है। वो कितना था भाई? 12,50,000 जी। तो भैया 1,25,000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी हो गया। एक एक एडजस्टमेंट है, ये 4 फीट
हाँ भाई, 16 जून 2018 को उसने परचेज किया बेंगलोर, कितने का, 10 मिलियन का, और 1 जनवरी 2022 को उसने डिसाइड किया कि वो बेंगलोर बेचेगा 60 मिलियन का। 6 महीने का डिपॉजिट भी ले लिया। जो फॉरफिट कर रही है, जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है, वो किधर जाएगा, इनकम फ्रॉम। खास बात क्या है, बेंगलोर है। बेंगलोर का मतलब है बिल्डिंग है, इसका मतलब है रिपेयर भी लेस होनी। और पॉइंट समझ आ रहा है। 31 मार्च को इसने ये बेच दिया काजिन को 54 मिलियन का। आज ये खरीदा था, 54 का बेच दिया, 50 का खरीदा था, कितने का गेन आ गया, 4 मिलियन का गेन आ गया, जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ले जाओ। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, तो ये गेन। He owned the factory building at Faisalabad on 8 July 2021. He let out his factory building along with plant and machinery at a monthly rent of rupees 1 million. During the year, he incurred of 305 million. सर जी, बिल्डिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है ना इसने, कितना कराया है, 1 मिलियन को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलियन कराया है। जबकि अब इसमें रिपेयर लेस करूं एट द रेट ऑफ 20%, भैया अदर सोर्स है, तो 3.5 जितना एक्चुअल है वो लेस। ये इसका जवाब। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया ही ओन एन एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब। 1 फरवरी 2022 को इसने एग्रीकल्चर लैंड से एनुअल रेंटल कमाया है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एनुअल रेंट वाज 5 मिलियन, और इसने कितना कमाया है भैया। पहली तो बात, एक्चुअल या फेयर मार्केट विच एवर इज हायर, हम 5 मिलियन लेंगे, लेकिन ये टोटल इनकम में शामिल करेंगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्रीकल्चर। तो सर मुश्किल तो नहीं लग रहा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करवा देता हूँ। काशिफ इज अ रेजिडेंट पायलट। बड़ी ध्यान से, क्यों ध्यान से, करीब आ गया सर मामला। Kashif is a resident filer who owns a single-story bungalow in Karachi, including a basement. He solely uses the basement portion of the bungalow, which constitutes 20% of the total bungalow area, for storing his personal belongings. On 1 October 2019, he rented his bungalow, excluding the basement portion, to Ahmed under 3-year rental agreement. Other details of the rental agreement are given below. मंथली रेंट है 3 लाख का, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 35 लाख का, और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है 40,000। इन एडिशन टू अबव, काशिफ इसको क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप बिजली भी प्रोवाइड करता है, जनरेटर प्रोवाइड करता है। मंथली चार्जेस कितने हैं, सिक्योरिटी तो है, सो है, ये भी है। द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैकलॉग। ऑन 30 सितंबर 2022 द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड to sell the entire Bangalore to Ahmed. The non-adjustable security deposit was retained as a down payment for the purchase. जी,
सर जी, खास बात ये है कि इसने बिजली का बैकअप भी दिया हुआ, और फिर 30 सितंबर 2022 को रेंटल एग्रीमेंट खत्म हो गया था। काशिफ ने कहा मैं बेच देता हूं, जितनी सिक्योरिटी थी वो उसने डिपॉजिट के तौर पे रख ली। समझ गए यहां तक बात? अब आगे चलो। 25 अक्टूबर को अहमद बैकआउट कर गया और उसने कहा मैंने नहीं खरीदी। अब जो सिक्योरिटी थी जो उसने डिपॉजिट के तौर पे रख ली थी, काशिफ ने वो क्या कर ली? फीड कर ली। लो सर, 1 नवंबर को काशिफ ने नए किराएदार को ये जगह दे दी, राशिद को, जिसके साथ रेंटल एग्रीमेंट तय पाया था, विद द सेम टर्म्स एज अबव। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ रुपीज 3,60,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बेंगलोर and incurred rupees 4,50,000 for running the electric generator। जी, अहमद ने बैकआउट कर लिया था डील से और डिक्लाइन कर दिया था टू परचेज द बेंगलोर, और एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फॉरफिटेड द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी, और 1 नवंबर को काशिफ रेंटेड द बेंगलोर टू द न्यू टेनेंट राशिद under a rental agreement with the same terms as above। During the year, काशिफ paid salary of सर जी 3,60,000 इसने गार्ड को दिया है, और 4.5 लाख रुपए इसने जनरेटर वाले को दिया है। खर्चा उसने बता दिया। सर ये गेम समझ आ गई आपको? काशिफ मालक है। काशिफ ने पहले किराए पर किसको दिया है? अहमद को। अहमद साहब के साथ ये एग्रीमेंट था। अहमद ने कहा मैं खरीदता हूं। अहमद ने वही नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डाउन पेमेंट के तौर पर दे दी। बाद में अहमद बैकआउट कर गया तो वो पैसे फॉरफिट हो गए। उसके बाद काशिफ ने राशिद को दे दिया। किराया और एग्रीमेंट सेम थे। ये गेम है। अच्छा सवाल है। और जो पीछे अभी सवाल करवाया है ये इसका नेक्स्ट लेवल। आप जब बाइक के सवाल जब बैक टू बैक करेंगे ना तो आपको एक बात समझ आएगी, पुराने से नए में थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट आती है। जो पिछला सवाल अभी आपने किया ये उसका नेक्स्ट लेवल का सवाल। अगर आपको पेपर में सेम इसी तरह का सवाल आ जाए या इससे करीब करीब का तो शुक्र अदा करें। आमतौर पर इसके अंदर वो थोड़ा सा तड़का और डालेगा तो वो आपके लेवल का सवाल। आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले जो फाइनल में सवाल, जो सीए फाइनल के सवाल होते थे ना, आज भी F1 में नहीं है। जो वो बोलते आहिस्ता 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 डेवलपमेंट होती है, एडवांसमेंट होती है। आप अगली जनरेशन में अपने नेक्स्ट लेवल की समझ आ रही है। ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक मूव फॉरवर्ड हो। आपने इसको तैयार, इसको समझ कर इसको पक्का कर लो और अगले के लिए अपना गेम तैयार रखो। ये मैं आपको बहुत की बात बता रहा हूँ कि पूरे सीए में आपके काम आए। जो पास पेपर का सवाल है ना उसको कहो ये तो मेरे उल्टे हाथ में है। अब जो तुम कोई नई चीज पूछोगे इंशाल्लाह मैं वो भी करूँ। तो जो बच्चा बेचारा पास पेपर के सवाल को ही करते करते हाफ हो जाता है कि वो बहुत मुश्किल है, वो फिर जब उसमें थोड़ा सा उस सवाल में जब थोड़ा सा प्लस आएगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर समझ आ रही। लो सर, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हुए ये 2 सवाल करेंगे ना इस तरह तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों सवालों में कितना डिफरेंस है। तो सर एक तरफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक तरफ इनकम फ्रॉम, मैं सबसे पहले वर्किंग कर लेता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग नंबर जी। मंथली रेंट है
नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है और मंथली सिक्योरिटी चार्ज। सबसे पहले तो रेंट ले लेते हैं। अच्छा भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, 30 सितंबर पर इसका मामला खत्म हुआ है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 हो गए। अक्टूबर का महीना वो खाली था है और नवंबर में इसने दोबारा किराए पर दे दिया राशि। सो टेक्निकली ये 11 माह की गेम। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। रेंट आ गया 11 माह। फिर उसके बाद आ गया रेंट के बाद नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी बात कर लो। जब टर्म्स एंड कंडीशन ही सेम है तो एक बात तो समझ आ गई कि नई सिक्योरिटी कितनी है, इतनी दी है ना, डिवाइड बाय 10 करेंगे। पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है ये यहां पर खत्म हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को इसने दिया था, यानी टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2022, 3 साल बनते। टैक्स ईयर 2023 में तो वो एडजस्ट हो गया था ना, वो नहीं काउंट करना। तो भैया ये पता क्या होगा, 3.5 मिलियन डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3। जी जी सर बताइएगा आंसर। जी 3.5 में से 1050 लेस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 10 करके बताइए। 2 लाख। प्लीज कंफर्म कीजिए। 2,45,000 यही है। लो सर ये सिक्योरिटी आ गई। अच्छा जी तीसरे नंबर पे क्या है जनाब, फॉरफिटेड डिपॉजिट। शाबाश। फॉरफिटेड डिपॉजिट कितना है, फॉरफिटेड डिपॉजिट कितना है। और ये है भी किसका, बेंगलो का। चलो जी। उसके अलावा कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं है। लो सर इसको टोटल कर दीजिए। 6.8, 6.9 कितना बन रहा है सर। और रिपेयर कितनी है। जी कितना ही बन रहा है। इसके अलावा और कोई खर्चा प्रॉपर्टी के हवाले से। चलो जी सर ये लेस करके फाइनल फिगर लिख दीजिए जी। 5636। डन हो गया सर जी। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहले आ गया भैया मंथली सिक्योरिटी। जी कितनी सिक्योरिटी थी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11। शाबाश 440। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 11 जी, 5,50,000। यार ये तो समझ आ रहा है ना, अदर सोर्स में जा रहा है। अच्छा जी अब एक बात है जी,
राशिद अंडर द रेंटल एग्रीमेंट विद द सेम। अच्छा, तो आशिफ ने पे किया, सैलरी कितनी पे की सिक्योरिटी वाले को? 360,000। लेकिन यहाँ पे रुकिए, क्यों रुकना है भैया? 20% ऑफ द टोटल बेंगलो जो है वो बेसमेंट है, और बेसमेंट उसके अपने पास है। सिक्योरिटी वो पूरी बिल्डिंग की दे रहे हैं, उसमें से जो बेसमेंट है उसकी सिक्योरिटी तो हमने उसकी सिक्योरिटी इनकम में से माइनस नहीं करनी, क्योंकि वो तो हमारी अपनी जगह है ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने उसको असल में जो सिक्योरिटी आप खरीद रहे हैं वो 100% खरीद रहे हैं, और जो सिक्योरिटी आप बेच रहे हैं वो 80% बेच रहे हैं। तो भैया जितनी सिक्योरिटी बेच रहे हैं फिर उसकी कॉस्ट देंगे, तो यानी ये जो खरीद रहे हैं इसका भी 80% लें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पर सैलरी ऑफ सिक्योरिटी कितना बनेगा भैया? ये 360 तो पूरे पूरे जगह का है, इसमें सिर्फ बेसमेंट शामिल नहीं है। तो बेसमेंट जितना कम कर दें तो ये 80% बनेगा जी। 288। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा ये गेम। फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे कि सारे इलेक्ट्रिसिटी में भी 80% करें। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सवाल को देखिए, उसने कहा ये इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग के लिए फिक्स मंथली चार्ज 50,000 है। ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बेसमेंट का अलहदा है और रेस्ट ऑफ द बेंगलोर का अलहदा है। बिजली का कनेक्शन ही अलग है, यानी बेसमेंट वालों को नहीं है, बेसमेंट का नहीं है ये, है ही अलग, कनेक्शन ही अलग है। और रेंटल एग्रीमेंट अब ये देखना, उसने और इनकर्ड 450,000 फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की सहूलत किसको मिली हुई है? जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर की सहूलत उसने अपने, जिसने किराए पर लिया उसको मिली हुई है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसमें 80% नहीं लेना, इसमें पूरा लेना है सर। यार मेरा पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जी सर जी, ये भी इलेक्ट्रिक। अब बताइए क्या? टोटल कर दें जो भी करना। 440 प्लस 550 माइनस 288 माइनस 450 जी। 252,000 आ गया इनका। समझ गए? चलो भैया, 252,000 इधर आ गया, 563,600 इधर आ गया। टोटल कीजिएगा 58, जी भाई, 5888,000 ये बन रहा है। लो सर, और मुश्किल तो नहीं लग रहा? इस तरह से करना। अब आप गौर करें तो डिफरेंस क्या है? वो 20% वाली गेम का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो जिसने पिछला किया हुआ है वही सवाल का 80% भी कर सकते। समझे? लो सर, जल्दी से इसको नोट करें, इसको ऑब्जर्व करें, 3 मिनट आपके पास है, फिर आगे। ओहो,
जी सर जी, 2 बार इनकम रिकग्नाइज नहीं कर ली भाईजान, जब तक वो हमारे इस्तेमाल, जब तक हमने उसको पैसा इस्तेमाल किया है तब तक उसको डेबिट 10 करके इनकम में शामिल किया, और जब वो हमने एज डाउन पेमेंट ले लिया है तो उस वक्त वो दूसरे एंगल से इनकम फ्रॉम पॉजिटिव डिपॉजिट में आ गए। 2 बार कैसे रिकॉर्ड किए भैया? वो पैसा इस्तेमाल करने की वर्थ वो अलहदा है और वो अलग, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है सर। जी सर, और कोई सवाल पूछना चाहें? रिपेयर किस अमाउंट पे लिया है ये बता देंगे। 20% किसका है सर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 20% होता है बेटे, आपने जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ उसी को अप्लाई किए। रेंट, अब्दुल माजिद ने पूछा रेंट ऑफ लोग, मुझे नहीं समझ आई सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। 3.6 मिलियन का 80% वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर जी। जब वो 80% प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को बेच रहा है 40,000 का, 80% 40,000 पर मंथ है, 4,000 पर मंथ। 80% सिक्योरिटी को बेच रहे हैं तो कॉस्ट भी 80% लेंगे। सवाल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 80% है। सर ये जो 40K है इफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये तो काशिफ अहमद से लेकर सिक्योरिटी गार्ड को दे रहा है ना, तो फिर इनकम तो ना हो सकी सर जी, ऐसे नहीं है। ये ऐसे है कि काशिफ अहमद से पैसे ले रहा है और वो उसको, ये ऐसे है जैसे आपने किसी को चीज बेची है, उससे पैसे लिए हैं और फिर आप किसी से खरीद रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, तो दरमियान का डिफरेंस इनकम होती है ना। यहाँ भी वही है। तो यहाँ के सवाल का जवाब सर, 11 मंथ की काउंटिंग कैसे किया आपने? शाबाश सर। अक्टूबर का महीना किराए पर नहीं था, एक बार सवाल पढ़ेंगे तो समझेंगे सर। एग्जाम्ड इनकम को एक बार ऐड करते टोटल इनकम में, फिर लेस करते हैं टैक्स इनकम के लिए। बिल्कुल माजमीन, ये आपने ठीक कहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला पॉइंट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। ये मेरे ख्याल है पिछले सवाल के बाद में बात करेंगे। सवाल तो ले सर, ले सर, एक चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करके आना है कल। मैंने कल आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शुरू करवा देना है। आज प्लान था लेकिन मैंने सोचा मैं आज कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्रैक्टिस करवा दूं, कल इन कैपिटल गेन शुरू करवा देना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी होम असाइनमेंट है। इसमें एक ही सिर्फ छोटी सी एडजस्टमेंट है जो आपने अब तक नहीं पढ़ी थी कैपिटल गेन से रिलेटेड, और वो मैंने आपको 1-2 सवालों में कराई है कि अगर आपने वो प्लॉट खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदी है और बेची है तो वो कैपिटल गेन के हेड में जाता है। वो एडजस्टमेंट है यहाँ पर, उसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है। ये आपने खुद करना है। अगर ना समझ आया मुझे बताएगा, कल मैं करवा दूंगा, लेकिन आपकी होम असाइनमेंट चेक हुआ करेंगे, मेक श्योर करें कि आप सब करके हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।